मेरा नाम अनुराग तिवारी है बच्चों, और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पर और अनअकैडमी के इस नीट अकेडमी चैनल पर। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर फ़ायदा ये होता है कि आपका पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के थ्रू चल रहा होता है। अभी जैसे नीट आ गया है तो क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं, वीकली टेस्ट हो जाते हैं और हर 3 दिन के बाद आपको एक डाउट सेशंस मिलता है। इतनी पॉसिबिलिटीज़ आपको अनअकैडमी में हिंदी और इंग्लिश में आपको दिखाऊंगा। अनअकैडमी पर पूरी इंग्लिश में भी बैचेस चल रहे हैं, पूरी हिंदी में भी चल रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश मिक्स में भी चल रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं कि आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नीट यूजी के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना है, आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। कभी कभी ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा हेल्प की, तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आइकॉनिक के फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। पर्सनल कोच, ये प्लस का सारा फीचर्स है उसमें, प्लस साथ में आइकॉनिक में अलग से पर्सनल कोच। पढ़ते हुए हमारे साथ में एक दो चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात। हम क्या करते हैं बच्चों की, हम जब पढ़ाई करते हैं तो क्लासेस तो पढ़ लेते हैं, फिर अपने हल्के फुल्के नोट्स बना लेते हैं, लेकिन क्या वो नोट्स परफेक्ट हैं? तो उस परफेक्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए। आपको अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते ही कुछ प्रिंटेड नोट्स जो कि टॉप एजुकेटर्स ने बनाए और उसको रिव्यू किया है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेडिकल कॉलेज में, वो टॉप रैंकर्स उसको रिव्यू करके देखते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, सिस्टमैटिक हैं, एररलेस हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिस वगैरह की चीज़ें हैं। वो सब कुछ अनअकैडमी आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पहुंचा रहा होगा, ब्रांडेड अनअकैडमी के नोट्स। इसको पाने के लिए आपको अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको सारे फीचर्स प्लस के तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपको एक पर्सनल ट्यूटर, या सीधे शब्दों में बोले और करेक्ट वर्ड में बोले तो पर्सनल कोच मिलता है। ट्यूटर उतना अच्छा वर्ड नहीं भी हुआ, तो पर्सनल कोच मिल रहा है। वो कोच क्या करेगा, जो खुद नीट जिसने क्वालिफाई किया। अब फायदा क्या होगा, नीट जिसने खुद क्वालिफाई किया वो आपको एज ए पर्सनल कोच जब मिल रहा होता है, तो फायदा क्या होगा कि आपको वो अपने सारे टैक्टिक्स मेथड्स बताएगा, उसने कैसे किया था, समझ रहे हैं। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को कैसे लें, क्या चीजें करें, पर्सनल कोच तो मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है, इसकी फीस 1 ईयर की आपके सामने यहाँ पर है ना, 1 ईयर की फीस, 2 ईयर की फीस, आप कोई से भी ले सकते हैं। इसको लेने से पहले कोड मेरा इस्तेमाल कर लेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूंगा। अब मैं आपको बता रहा था कि प्योर हिंदी बैच भी है हमारे पास, है ना, एक्स्ट्रा बैचेस भी चल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के, आप इनमें से कोई भी ज्वाइन कर लें। लेटेस्ट बैच अभी अभी लॉन्च हुए। एक दूसरी बात ये कि 12 मंथ और 24 मंथ जो है, इसमें बच्चों आपको, है ना, इसमें आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे। वो भी मैं अभी आपको प्रॉपर बता दूंगा। अनअकैडमी आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करती है इन सब चीजों में। अनअकैडमी इस कमिंग अगस्त के 14-15 पर एक टेस्ट करवाने वाला है, उसका नाम क्या है, अनअकैडमी प्रोडिजी। इसमें आपको बहुत सा प्राइज मिलने वाला है और आपके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस भी अनअकैडमी देने वाला है। बहुत से ऑप्शंस हैं। अब जरा समझें, अनअकैडमी प्लस पर मैंने बताया आपको लाइव क्लासेस हैं। सबसे अच्छी बात, हर 3 लेक्चर के बाद एक डाउट सेशन अलग से होता है। एक और अच्छी बात, वीकली टेस्ट है ताकि कितना आपने रिटेन किया वो आपको पता चल जाता है। सिस्टमैटिक कोर्स है और अनलिमिटेड एक्सेस। फायदा क्या है, आप 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार भी वो वीडियो देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अपनी रिवीजन कर पा रहे हैं। जैसे ऑफलाइन में अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं हो पाती, आपके नोट्स ही हैं जो सब कुछ। इन फीचर्स के साथ साथ इन फीचर्स को भी ऐड कर लो और ये सारे फीचर्स भी ऐड कर लो। पर्सनल गाइडेंस, कौन सी चीज कमी कहां पर है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ चीजें है ना, कि आप कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। आपका स्कूल मॉर्निंग में है तो इवनिंग में कौन सा बैच ज्वाइन करें, इवनिंग में अगर क्लासेस हैं तो मॉर्निंग में कौन सा बैच ज्वाइन करें, दिन में कौन सा ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चे तो वर्किंग हैं हमारे साथ में। यस, कुछ ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं जो है बीएससी नर्सिंग या इस टाइप की चीज़ें कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं और वो रात के बैचेस को ज्वाइन करते हैं। तो अनअकैडमी में ये फ्री आप फील करोगे कि आप किस टाइम जुड़ना चाहते हो। और सबसे अच्छी चीज़, तुम कहाँ गलत हो, तुमको क्या करना चाहिए कि तुम उस एरिया को इम्प्रूव करो,
ऐसी चीजें अनअकैडमी करके आपको देता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन सबके साथ में जब इतनी चीजें मिल जाती हैं और आपको खुद का प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलता है, तो क्यों ना हम अनअकैडमी आइकॉनिक पर ही जाएं, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। अनअकैडमी को ज्वाइन कैसे करें, क्विक फॉर्म में समझेंगे। पहली बात, प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है, जैसे ही वो मिले उसको सेकंड स्टेप में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपना जो टारगेट है वो नीट यूजी सेलेक्ट करना है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट। यहाँ बहुत से ऑप्शन आएंगे, प्लस फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं कैसी क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी पे। आप कैसे डाउट लाइव पूछ सकते हो, उसका फील ले सकते हो, आप पता चलेगा। बहुत से कोर्सेज हैं, आप इसको डार्क मोड है, आप लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर सकते हो। अनअकैडमी में आप डायरेक्टली टीचर को मैसेज भी कर सकते हो ऐप के थ्रू, जैसे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आएगा, है ना। और जैसे ही नीट यूजी पर जाकर प्लस का सब्सक्रिप्शन क्लिक करते हो, आपको इस तरह का पूरा ऑप्शन दिख जाएगा। 3 महीने की फीस, 6 महीने की। सबसे अच्छा आपके लिए क्या है, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने। ये 3 ऑप्शन अच्छे हैं आपके लिए, बहुत बेहतरीन ऑप्शन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। इस टाइम आपकी जो फीस है वो मुझे लगता है कि मंथली अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो भी ऑप्शन है, तो 2000 भी नहीं पड़ती मंथली, 2000 तीनों सब्जेक्ट के लिए, और वो भी 50+ 50 से ज़्यादा एजुकेटर से पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 2000 रुपये देने पड़ते हैं। इसको, ये फीस जितनी भी दिखाए आपको, लाइक 50,000 अभी आपको दिखा रही होगी अकाउंट, उसमें आप यहाँ पर मेरा कोड यूज़ कर लेना बच्चों, और आपकी फीस 80 सर ये कोड है, आपकी फीस मैक्सिमम वो जो चल रहा होगा वो ऑफ हो जाएगी। ठीक, मैक्सिमम डिस्काउंट वाइज आपकी फीस ऑफ हो जाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। आइकॉनिक में भी सेम कोड लग जाएगा मेरा 80 सर, और पॉसिबिलिटीज बेहतरीन बन जाएगी। और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है, मुझे क्विक बता दो, फिर हम आगे की बातें स्टार्ट कर लेंगे, है ना। मेरी वॉइस वगैरह कैसी है, क्लियर है, सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर हम आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे, है ना, प्रॉपर। डन, ऑल ओके, ऑल ओके, जल्दी से मुझे बता दो ऑल ओके। थैंक यू कनक, थैंक यू बच्चों। तो बेसिक फंडा ये है कि हम जब बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, है ना। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। तो इस कहानी को समझना, बायोटेक्नोलॉजी नाम से तो समझ में आता है, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी सी चीजें हैं, बट एनसीईआरटी की डेफिनेशन को जरूर याद रखो, क्योंकि वही नीट में डायरेक्ट आ जाता है। सुनना मेरी बात, टेक्निक, वाइट आ गया क्या, ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर उनके एंजाइम, किस चीज के लिए, किसी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, है ना, या फिर किसी भी प्रोसेस को बनाने के लिए जो कि यूजफुल हो ह्यूमन के लिए, इस प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट ऐड कर दिया किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस या प्रोडक्ट पे, तो उसको हमने क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि यूं समझे कि सिर्फ एक डेफिनेशन है, जो मेरी मर्जी मैंने डेफिनेशन बनाई, तुमने तुम्हारी जो मर्जी वो तुमने डेफिनेशन बनाई, नहीं। बायोटेक्नोलॉजी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अजीब सी है, बट हम याद कर सकते हैं, हम मेडिकल वाले हैं, हम बायोलॉजी वाले, हम कुछ भी याद कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB शॉर्ट में बोलते हैं, इसने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई है। तो जब नीट का एग्जाम होगा तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। साथ में अगर तुम बोर्ड के बच्चे हो तो भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है ना, बातों को समझे। द इंटीग्रेशन, क्या, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किया किस चीज में, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेल, या उसके कोई भी पार्ट, सेल के कोई भी पार्ट, किस चीज के लिए, ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकें या कोई भी सर्विसेज डेवलप कर सकें नई। फॉर एग्जांपल इंसुलिन फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट है ना, या एक कोई सर्विस है जिसमें हम किसी पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं, ADA डेफिशिएंसी सिंड्रोम है किसी को, तो उसमें जीन थेरेपी इज अ प्रोसेस, जीन थेरेपी इज अ सर्विस। किसी को ठीक करने के लिए, ह्यूमन यूज के लिए कोई भी चीज बन रही है, सीधी सी बात, कहां से बन रही है, किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म, किसी भी नेचुरल साइंस के इंटीग्रेशन से।
या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म से या किसी भी सेल से या उसके पार्ट से, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये डेफिनेशन किसने दी है? EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं समझ लूं। बातें क्लियर हैं अभी तक? चलो अच्छा जी, अगली चीज ध्यान से समझना, बहुत सिंपल और आसान शब्दों में, है ना, बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली ये टर्म क्या है, एग्जैक्टली ये वर्ड क्या है, तो हम कुछ और बातें समझेंगे। बायोटेक्नोलॉजी किन किन जगहों पर इस्तेमाल होती है ना, बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टली किन किन जगहों पर बच्चों इस्तेमाल होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जस्ट इसके पहले पढ़ा है, यस और नो। वहां पर जो माइक्रोब्स यूज हो रहे थे वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए ही बात, वहां पर जो माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं वो इसी के लिए हम बात कर रहे थे। इस बात को समझना है, इस बात को समझेंगे तो माइक्रोब्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आप बायोटेक्नोलॉजी में ही बोलेंगे, है ना। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस, एक बात। दूसरा, जैसे भी कोई कर्ड बना लो, कोई ब्रेड बना लो, वाइन बना लो, मतलब आप अगर बायोटेक्नोलॉजी सीख जाओ तो दारू का जुगाड़ हो सकता है, और जो है ये इस टाइप के अल्कोहलिक प्रोडक्ट की चीजें हो सकती है। तुमको ऐसी चीजें सुनने में बड़ा मजा आती है ना। हाँ, दही का भी तो जुगाड़ हो रहा है, ब्रेड का भी तो जुगाड़ हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी हर जगह है, यूं समझ लो, है ना, हर जगह है। एक बात तो समझ। दूसरी बात, आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियली नए ऑर्गेनिज्म ह्यूमन प्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो कहानी क्या हुई? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं तुम लोगों को एक दो चीजें सिखाना चाहता हूं, बहुत मन से सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मन से सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3 वर्ड सिखाऊंगा जो बिल्कुल नए हैं तुम्हारे लिए, शायद पता भी हूं तो वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। इन विट्रो, इन वीवो, इन सिलिको। इन तीनों में तुमको कौन से वर्ड आते हैं, कौन से नहीं आते? ईमानदारी से चैट बॉक्स में बताओ। इन तीनों में कौन से वर्ड तुमको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, जरा ईमानदारी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इन वीवो, इन विट्रो और इन सिलिको, 3 बातें हैं हमारे पास, है ना। आते हैं या नहीं आते, मैं ये पूछ रहा हूं। अच्छा, अब समझो, हाँ अब समझो मेरी बात। इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है ग्लास। ग्लास कहां पर मिलते हैं? लैब में मिलते हैं। ग्लास कहां पर मिलते हैं? लैब में मिलते हैं। तो जब हम आर्टिफिशियली कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो प्रोसेस। क्या वर्ड यूज किया? इन विट्रो प्रोसेस। बहुत आसान, बहुत सिंपल। दूसरी बात, इन वीवो प्रोसेस, मतलब नेचुरल कंडीशन से बाहर जब भी कोई चीज हो तो इन विट्रो। मान लो एक जो बच्चा पैदा होता है, समझ रहे हो ना, पार्चुरेशन प्रोसेस, बट फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? बॉडी के अंदर हुआ ना, वेजाइना में हुआ। वेजाइना मतलब ट्रांसफर हुआ, फिर वो जाकर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो बॉडी के अंदर हुआ ना, कहने का मतलब इस प्रोसेस जो नेचुरल कंडीशन में, और उसको बोलते हैं इन वीवो। कंसेप्ट को समझना, क्योंकि मे भी इन दोनों को जानते हो बट तीसरा वाला कई बार नहीं जानते हो, तो ध्यान से सुनेंगे। इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियली, आउट ऑफ द बॉडी, है ना, लैब में, ग्लास प्लेट में, कहीं पर भी ऐसे। इन वीवो मतलब नेचुरल कंडीशन। 2 बातें समझ गए? हाँ या ना? पहले बताओ, 2 बातें समझ गए, यस और नो? हाँ 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 या ना? ना ना, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। फिर हम तीसरी बात करेंगे।
दो बातें समझ गए। अब तीसरी बात, इन सिलिको क्या वर्ड है? इन सिलिको क्या मतलब होता है इसका? इन सिलिको का मतलब होता है, सिलिका समझते हो? सिलिका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स पे। मुझे कोई नया जीन बनाना है, नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो पहले मैं उसको कंप्यूटर में उसका ड्राफ्ट तैयार करके देखूंगा क्या सच में वो चीज बन पा रही है। इस बात को समझना, बहुत से केमिकल रिएक्शंस को पहले कंप्यूटर में करके देखा जाता है। सर केमिकल रिएक्शन कंप्यूटर में कैसे? उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। अब वो किस तरीके का बॉन्ड बना सकता है, कितना बॉन्ड एंगल होगा, क्या शेप होगा मॉलिक्यूल का, हर वो चीज कंप्यूटर बता देता है। और आपको जानकारी होगी ये चीज की कि जो डीएनए आरएनए है, दीज आर दी मॉलिक्यूल्स, यस और नो, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, पेंटोज शुगर, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप, ये सब कुछ ही तो मॉलिक्यूल है। हमने क्या किया, उनको जोड़कर कंप्यूटर में पहले से देखा क्या ये जीन इस पर्सन के साथ में फिट हो सकती है। तो आर्टिफिशियली, और वो भी कंप्यूटर के अंदर, पहले बायोलॉजिकल रिएक्शंस को करके देखना कि क्या सच में ये हो पाएगा या हम नहीं करेंगे जब लाइव कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं इन सिलिको। दीज आर द थ्री वर्ड। और इन सब जगहों में बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। किसको किसको मजा आ गया कि हाँ जी सर कुछ नया सीखा, जल्दी से बताओ। ये बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? आज कर लो बायोटेक्नोलॉजी, है ना, आज कर लो बायोटेक्नोलॉजी। आज और कल मंगलवार से एकदम बढ़िया बेहतरीन दिन है, हम लोग एक नए वन शॉट की शुरुआत करेंगे। वन शॉट सीरीज कंप्लीट ट्राई करूंगा कि कितना 38 डेज में कंप्लीट कर लूं। किसी चैप्टर में टाइम ज्यादा लग जाएगा तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे भाई, हम उसको 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, है ना, उसको हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बातें समझ पा रहे हो? चलो, तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ दिस। इन विट्रो का मतलब समझ गए? इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, किसी को कोई कष्ट नहीं है। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, जीन बनाने में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है बायोटेक्नोलॉजी। प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन एंड करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन। अगर किसी के जीन खराब है, गड़बड़ है, तो उसको भी करेक्ट करना इसका पहला एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? याद रखेंगे तो बातों को समझेंगे। आज क्यों चल नहीं रहा भाई? सबसे पहली बात हम शुरुआत से करते हैं और छोटी छोटी बातों से बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब कुछ एक ही जगह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस बात को समझेंगे, ये सब कुछ एक ही जगह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इस बात को भी समझना होगा। होते सब एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे बोल सकते हैं, बट होता वही है, बात वही कर रहे हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्या वर्ड यूज किया? क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, कंसेप्ट को समझें। मिल्क था, दूध जिसको बोलते हो, हमें पता है इसमें माइक्रोब्स है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसकी मदद से हमने दही बना दिया। हमने कुछ माइक्रोब्स का यूज करके कुछ नई चीज बना दी, इसको बोलते हैं क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमें जीन, डीएनए, इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जीन, डीएनए, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है? जब आप किसी का जीन निकाल लो, मेरी बात को समझना अगर ध्यान से समझना चाहते हो। मान लो तुम्हारा कोई डीएनए है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेरे से पढ़ रखी है तुम लोगों ने, ATGCCC ATT, ये तुम्हारा डीएनए है, मान लो सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस पढ़ाया है। मान लो किसी और का है TACCGATA, तो तुम्हारा जो 3 मिलकर एक कोडॉन बना रहा है आरएनए बनने के बाद, वो अमाइनो एसिड भी अलग बनाएगा, तो तुम्हारा प्रोटीन अलग होगा, तो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। इसका 3 मिलकर अलग बना रहा है,
तो इसका अमाइनो एसिड अलग होगा तो प्रोटीन अलग होगा, और आपको पता होना चाहिए, जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके बॉडी में एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, मसल्स, मतलब मेजॉरिटी की चीजें स्पेशली फॉर्म्ड बाई प्रोटीन। यस और नो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फॉर्म्ड बाई प्रोटीन। इनफैक्ट मसल का वेट भी आपका लगभग 50% होता है पूरी बॉडी में, बचे कुछ एंजाइम्स और ये सब चीजें। आप समझ रहे हो ना कि प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और वो प्रोटीन बनता कहाँ से है? डीएनए से बनता है। मतलब डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, फिर रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनाएंगे, फिर उसमें फर्दर ट्रांसलेशन होगा और वो प्रोटीन बना रहे। तो मेरी बात समझना कि इस पूरे प्रोसेस में अगर मान लो मुझे पता चला कि ये इंसुलिन की जीन है, ठीक, मान लो ये ऊपर वाली जीन क्या बनाती है? इंसुलिन, और उसमें सी की जगह जी हो गया, तो इसके अंदर डिफेक्ट आ गया ना, क्योंकि एक भी कोडॉन हिल गया तो पूरा पूरा सीक्वेंस हिल जाएगा। अब उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं तो पर्सन को डायबिटीज हो जाएगा। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये फैसिलिटी हमें मिली हुई है कि हम इस डिफेक्टिव जीन को रिमूव कर दें और इसके अंदर नई जीन को ऐड कर दें, ताकि हम किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को या किसी भी नॉर्मल डिजीज को ठीक कर सकें। हालांकि सब पर अभी सफलता हाथ नहीं लगी है, मतलब सारे सक्सेसफुली अभी पॉसिबल नहीं हो पाए हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट, है ना। तो हम उस चीज पर काम कर रहे हैं। बट एक चीज समझ में आनी चाहिए, जीन मैनिपुलेशन, कोडॉन मैनिपुलेशन इज कॉल्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी तक की बात मेरे किस किस बच्चों को समझ में आ गई? अभी तक की बात किस किस बच्चे को समझ में आ गई? प्रॉपर सिंपल बताएंगे। बोलो बोलो। डन। इतनी बातें मान लूं? हाँ जी बच्चों, इतनी बातें मान लूं क्या कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं? यस, अदिति और वैष्णवी है, और कौन बच्चे हैं? स्मिथ है, वेरी गुड। चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यही तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, इन विच जेनेटिक मटेरियल इज केमिकली ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करना, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप। कहानी समझ रहे? एक तो वो, देखो दो मेथड हैं। पहला बायोटेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसमें किस पर डिपेंड है? पहली चीज तो इस पर डिपेंड है। दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पर डिपेंड है। ये क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, है ना, प्रोसेस फॉर ग्रोइंग desired microbes or eukaryotic cell for the manufacture of antibiotics, वैक्सीन। और तो बायो प्रोसेस का मतलब समझते हो? बड़े बड़े जो फर्मेंटर्स में एंटीबायोटिक्स बना रहे होते हैं, वैक्सीन्स बना रहे होते हैं, एंजाइम्स बना रहे होते हैं, इन सब को बच्चों हम क्या कहते हैं पता है? इन सब को कलेक्टिवली अपन क्या बोलेंगे? सीधी सी बात, इन सब को अपन बोलेंगे क्या? सीधा सा फंडा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको फर्मेंटर में बनाना या जो बायो रिएक्टर्स होते हैं उसमें बनाना, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्योंकि इसको बनाने में हमें एक उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स एक बैक्टीरिया का प्रोडक्ट है। अब उस बैक्टीरिया से ही चीजें बनवा रहे हैं हम आर्टिफिशियली, किसमें? फर्मेंटर में या बायो रिएक्टर। तो अब जब ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं, तो हमें वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी तो उसको देना होगा बायो फर्मेंटर के अंदर। यस, उसी प्रोसेस को बनाना, वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना और फिर फाइनल आउटपुट निकलवाना इज कॉल्ड एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। किसी को कोई कष्ट है तो मुझे चैट बॉक्स में बताए, मैं बहुत ईगरली पूछना चाहता हूं, मैं बहुत ही ईगरली पूछना चाहता हूं, है ना। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी तक, तो अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। इतनी बातें ठीक है? डन। इतनी बातें ठीक है? चलो जी।
कहानियों में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कहानियों में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ या ना? जरा सी भी परेशानी? अब हम जो समझने जा रहे हैं कि इस पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या स्टेप्स हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझ गए तो मजा आ जाएगा, वरना कहानियां तो चली रही। सबसे पहली बात, डीएनए का आइडेंटिफिकेशन। हमें पता लगाना है कि वो कौन सा डीएनए है जो हमारा डिजायर्ड है ना। इस बात को समझेंगे, बहुत काम की चीज आज बताने जा रहा हूं। मान लो मेरे को पास एक इंसुलिन की जीन मुझे फाइंड आउट करनी, कोई डिफेक्टेड पर्सन है, उसमें इंसुलिन डालना है मुझे। क्या करूं भाई? किसी को डायबिटीज है, बात को समझें, किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो इंसुलिन से ही काम बन सकता है उसका। तो पहला ऑप्शन है कि मैं उसके अंदर इंसुलिन की जीन डाल दूं। बट तुम बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पैंक्रियाज के हर बीटा सेल के अंदर तुम करेक्शन कर दो? ऐसा तो नहीं कि पैंक्रियाज निकाल लिया, कभी भी निकाल लिया, कभी भी लगा दिया, उसके अंदर जीन डाल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे हर जीन को करेक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। तो फिर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, वो जो जीन है जो इंसुलिन बनाती है, उसी को किसी भी नॉर्मल बैक्टीरिया में डालेंगे, उस बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाएंगे, और वो जो इंसुलिन है उसको इंजेक्शन के फॉर्म में हम ले लेंगे, उसको इंसुलिन के फॉर्म में हम इंजेक्शन के फॉर्म में ले लेंगे। लेकिन पता तो हो कि वो डीएनए है कौन जो इंसुलिन बनाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन, विथ व्हाट? डिजायर्ड जीन। ये बात समझ पा रहे हैं? विथ डिजायर्ड जीन, ये वर्ड याद रखिए। अच्छा जी, अगली बात, ये कहानी अगर समझ में आ रही है अच्छे से, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, क्या वर्ड यूज किया? इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। बहुत छोटी सी बात, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हमको उस डीएनए को, ऐसा तो नहीं कि जी होस्ट जिसके अंदर डालना, मान लो बैक्टीरिया है वो चीज, उसके अंदर डालना है, तो डालना है, ध्यान से सुनना, तो डालना है तो क्या होगा? हाँ जी, अगर डालना है तो क्या ऐसे डालेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर रख देंगे, अपने आप चला जाएगा? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हमको उसको इंट्रोड्यूस करना, और इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर। बच्चों एक छोटी सी चीज बताओ मुझे, मान लो मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मुझे मून पर पहुंचाना है, तो वो क्या करूंगा? छत पर जाकर ऐसे फेंकूंगा क्या? छत पर जाकर ऐसे फेंकूंगा, पॉसिबल है? और ये पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। बात समझ पा रहे? नहीं पहुंचेगा। मुझे क्या चाहिए? उसको रॉकेट में रखना होगा इस पेन को, और रॉकेट लेकर जाएगी, एंड दैट रॉकेट इज नोन एज कैरियर, या दैट रॉकेट इज नोन एज वेक्टर। ये वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज वेक्टर? तो यहां हम समझेंगे वेक्टर क्या होता है आज के ही लेक्चर में। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो होस्ट के अंदर डीएनए चला गया, तो वहां सर्वाइव भी कर पा रहा है या मार दिया गया? उसके अंदर भी तो अपना डिफेंस सिस्टम होता है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वो मेंटेन करके अपने फर्दर प्रोजेनीज में भी ट्रांसफर करे, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होना चाहिए, तब जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट। मेरी बातें समझ पा रहे हो? जिसमें जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, है ना, डिजायर्ड अनडिजायर्ड में तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, बट पहली बार जब जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस आया, तब हमने क्या करना शुरू किया, उसके अंदर कुछ आइसोलेशन निकालना, कैसे निकालते हैं, कैसे डिजायर्ड जीन को डालते हैं, ये सब सीखना शुरू किया। और आज हम वही सीखेंगे, आज हम बच्चों वही सीखेंगे। किसी बच्चे को अभी तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताए, किसी भी बच्चे को अभी तक जरा सी भी दिक्कत है तो मुझे जरूर से जरूर बताए, जरूर से जरूर बताए। क्विक फॉर्म। हाँ जी, डन, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो हम एक एक करके बात करेंगे, मेरा माउस भी साथ दे तो। हाँ ठीक है, तो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। धीरे धीरे शुरू करने से एक फायदा और है, समझने में ज्यादा आसानी हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, फिर मैं तुमको समझाऊंगा। इस खाली जगह को मैं इस्तेमाल करूंगा अपने कंसेप्ट को पहले समझाने में, और जब ये कंसेप्ट सीख जाओगे तब तुमको इसके स्लाइड समझा दूं, ठीक है। समझना ध्यान से। क्या करूंगा मैं, सुनना, केस लेते हैं ना, केस लेते हैं।
केस, और इस केस में क्या है, एक पर्सन को डायबिटीज है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डायबिटीज वाले पर्सन को ठीक करना है। मुझे क्या करना है बच्चों, डायबिटीज वाले पर्सन को ठीक करना है। ठीक तो मैं कर नहीं सकता, मैं इसको इंसुलिन शॉट्स दूंगा, इंजेक्शन जो इंसुलिन के आते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है पैंक्रियाज होता है, ध्यान से सुनना, ये समझ लिया तो आज का लेक्चर अपने आप समझ जाओगे। सिर्फ ये मेन इसी पेज पर सैप्ट है सारे लेक्चर, सुनना। लेकिन मुझे पता है जो पैंक्रियाज है इसके अंदर दो चीजें होते हैं, एक एक्नी, अगर तुम्हें पता हो, थोड़ी सी भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो, एक्नी होता है, और दूसरा क्या होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना, नाम सुना है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऐसा कुछ नाम सुना है, मुझे चैट बॉक्स में तुम लोगों का आंसर भी चाहिए। अब ये जो लैंगरहैंस है, ध्यान से सुनना, ये जो लैंगरहैंस है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पूरा नाम है, इसमें तीन तरह के मेन सेल्स होते हैं, एक दो और भी होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ये भी नाम तुमने सुना हुआ है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। यस, चलो बहुत बढ़िया। और एक काम की बात और, ये जो बीटा सेल है ये बनाता है इंसुलिन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसको भी डायबिटीज होता है उसकी बीटा सेल की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है ऑलरेडी, दे कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन का काम क्या होता है ये भी समझना जरूरी है ना। ग्लूकोज को ब्लड में नहीं रहने देता, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में जितना ज्यादा रहेगा उसकी ऑस्मोलैरिटी और उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। और अगर हाइपरटोनिक हो गया, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर वो हाइपरटोनिक हो गया तो क्या होगा पता है, वो आसपास के सेल्स के सारे वाटर को खींच लेगा, तो आपके सेल्स डेड होने लगेंगे, और साथ में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, मतलब बहुत सी डिजीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो ग्लूकोज को तुरंत स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बात समझ पा रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, इससे ब्लड में ग्लूकोज नहीं रह जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा, जो एक हेल्दी पर्सन है, ठीक, इस बात को समझे। अगर इस बात को तुम समझ पा रहे हो, तरीके से समझ रहे हो, तो डिफेक्टेड पर्सन में मैं इस इंसुलिन की जो कमी है उसको कैसे पूरा करूं। तो पहले तो इस चीज को बहुत क्लियरली समझना है ना, बहुत ही क्लियरली समझना। मैं कुछ जगह चुरा रहा हूं, आई होप यू विल नॉट माइंड, है ना। सुनना मेरी बात, ये क्या हुआ, सुनना मेरी बात। अब कहानी क्या है सुनेंगे, कि पहली जो बात है ना, एक जिसको इंसुलिन की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूंगा, इंसुलिन एक प्रोटीन है ना, आओ यार, है ना, इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन है तो पक्का इसका कोई ना कोई आरएनए होगा, और पक्का और कोई आरएनए होगा तो कोई इसका कोई ना कोई डीएनए होगा। और ये डीएनए कहां मिलता होगा, बीटा सेल में। सेल हमें पता लगाना है तो बीटा सेल। हमने आइसलेट्स ऑफ पैंक्रियाज का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बीटा सेल्स निकाले, कैसे निकाले वो भी एक अलग प्रोसेस है, आज इसी के लेक्चर में समझाऊंगा। और अगर हम उस डिजायर्ड डीएनए को ऑब्टेन कर लें, अगर तो मान लो वो डीएनए है ATGCCC, मान लो, मानने में तो कुछ जाता नहीं, हमसे ज्यादा तो मैथ्स वाले मानते हैं। लेट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, काय को भैया क्यों माने, और x को उन्होंने कुछ भी बना रखा होता है, XYZ, इन्होंने जिंदगी में इतनी चीजें बन चुके होते हैं कि खुद ही कंफ्यूज होते हैं मैं ओरिजिनल कौन हूं, और ओरिजिनल कोई है ही नहीं। तो मान लो लेट दिस इज द जीन ऑफ इंसुलिन, ये कल को क्या बनाएगा, एक इंसुलिन बनाता है। लेकिन ये एक हेल्दी पर्सन में तो है, लेकिन एक डिफेक्टेड जो उसको डायबिटीज मेलिटस है उसमें ये नहीं है, ये बात क्लियर है ना, उसमें ये नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसको नहीं है, इस बात को समझना मेरी बात को,
तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस डीएनए को, अच्छा बैक्टीरिया बड़ा सीधा आदमी है, पता है तुमको, आदमी है या औरत है या मुझे नहीं पता, कभी देखा नहीं ध्यान से, देखूंगा इस बार माइक्रोस्कोप में जब भी मौका मिलेगा, हालांकि माइक्रोस्कोप टच किए 3-4 साल हो गए। तो लास्ट टाइम एक स्कूल में एज ए प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल बन के गया था, 4 साल हो गए होंगे, तब माइक्रोस्कोप देखा था, मतलब टच किया था। देखना तो चलो लगा रहता है। तो मेन फंडा ये है कि यहां पर जब चीजें आप समझ पा रहे हैं, तो इस डीएनए को मैं किस में डाल दूं, अगर बैक्टीरिया में डाल दूं, अगर इस डीएनए को तो पहले आइसोलेट किया, ठीक है, और आइसोलेट करने के बाद, अच्छा एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है, इस बात को भी समझें। यहां लगा लो जी, जी है ना, और यहां भी जी, और यहां सी, और यहां ए टी। बट टेक्निकली हमें क्या देखना है कि ये यहां से लेकर यहां तक सिर्फ इतना ही इंसुलिन बनाता है, बट ओरिजिनल डीएनए इतना निकल कर आया, ये जी जी सी ए टी जी सी 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 ए टी, ये पूरा सीक्वेंस निकल कर आया। दिख रहा है तुमको? मैं अगर नहीं दिख रहा हूं तो कोई बात नहीं, क्या ये पूरा सीक्वेंस तुमको दिख रहा है यहां से यहां तक? अब यहां से यहां तक का सीक्वेंस मुझे ये काटना है, तो काटने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? कैंची, वो वाली नहीं, लोहे वाली। यहां मॉलिक्यूलर कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर इस्तेमाल होता है, तो जिससे डीएनए को काटते हैं उसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पढ़ाऊंगा मैं तुमको, ठीक है। मैंने इसको काटा, कट कर मेरे पास तो आ गया, कट कर मेरे पास तो आ गया, बट ध्यान से समझेंगे, इसको मुझे बैक्टीरिया में डालना है, तो सबसे पहले डायरेक्ट बैक्टीरिया में नहीं डालेंगे, हम इसको प्लाज्मिड में डालेंगे, वो जो वेक्टर की बातें कर रहे थे जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया में डालते हैं। प्लाज्मिड में डालेंगे, क्या वर्ड यूज किया? प्लाज्मिड में डालेंगे, बिल्कुल क्लियर सी बात। अच्छा जी, इस बात को समझें। प्लाज्मिड में जैसे डाला, अब प्लाज्मिड क्योंकि बैक्टीरिया का ही पार्ट है, तो बैक्टीरिया उसको बहुत आसानी से ले लेता है। इसको यूं समझो कि वाई वी इंसर्ट डीएनए इनटू प्लाज्मिड। मुझे किसी स्कूल में जाना है, ठीक है, मेरे स्कूल का नाम है, मान लो, क्या मान ले, मेरे स्कूल का नाम है मान लो दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, मान लें दिल्ली स्कूल पब्लिक स्कूल के ड्रेस में मैं जल्दी से एंट्री पा जाऊंगा, या नॉर्मल ड्रेस में, या किसी दूसरे स्कूल के ड्रेस में? तो अगर मैं सेम स्कूल के ड्रेस में हूं तो मैं जल्दी से एंट्री कर जाऊंगा, यस और नो? या मैं उसी स्कूल का हूं, तब तो और अच्छी बात है। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया का ही क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा जो है, जो जेनेटिक क्रोमोसोम होता है, और इसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये डीएनए इसके अंदर डाल दिया, अंदर मतलब इसके साथ में अटैच करवा दिया। ये देखो कैसे बताऊं, ये देखो इस प्लाज्मिड के अंदर इसको चिपका दिया, तो जब प्लाज्मिड जाएगा तो ये डीएनए भी चला जाएगा, और कोई भी डीएनए है वो हमेशा अपने आप को, फिर जैसे ही वो ई कोलाई के अंदर में जाएगा वो डीएनए, है ना, वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और डीएनए बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, एंड फाइनली बैक्टीरिया, क्योंकि डीएनए से प्रोटीन जब फाइनली बन जाएगा तो इसमें डीएनए ही किसका है? इंसुलिन का है, तो ये इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा, और उस बैक्टीरिया से हम इंसुलिन को आइसोलेट कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, और मार्केट में बेच देंगे, और लोग उसको खरीद के ऐसे इंसुलिन शॉट ले रहे होंगे। मतलब बैक्टीरिया से हमने इंसुलिन बनवाया, लेकिन वो इंसुलिन है ह्यूमन का ही, क्योंकि ह्यूमन का डीएनए ही बैक्टीरिया में डालकर वो प्रोडक्ट बनवाया। एंड वी ऑलरेडी, मैंने तुमको इस चीज को समझा रखा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जो ह्यूमन यूज में हो, दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो ये छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन था मेरा गंदी राइटिंग में, किस बच्चे को थोड़ा सा समझ में आया अभी तक, या थोड़ा बहुत समझ में आ गया जो मैं कहना चाहता हूं? किस बच्चे को प्रॉपर समझ में आ गया? डन। चलो आगे की बात समझते हैं। तो ये है बैक्टीरिया,
ये है बैक्टीरिया और इसमें इसका नॉर्मल डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम क्या है? प्लाज्मिड। हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को निकालते हैं बाहर, इसमें थोड़ी सी काट छांट की, मतलब इसके अंदर नया अपना डीएनए डाल दिया, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसको दोबारा से इकोलाई में डाल दिया और अब ये क्या बन गया? ट्रांसफॉर्म्ड सेल, एंड दे आर रेडी टू प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्म्ड प्रोटीन, या कुछ भी, कोई भी प्रोटीन, इंसुलिन है या कोई भी प्रोटीन बनाना हो आप बना सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहा हूं? क्या इस बातों को समझ पा रहा हूं? तो व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज व्हाट, कोई भी डीएनए जैसे कि प्लाज्मिड जो कि यूज टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बात उसी तरह से और बात करें तो, है ना, अ पीस ऑफ एलियन डीएनए हैज नो सीक्वेंस, है ना, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे वो डीएनए है ना छोटा सा, जो इंसुलिन बना रहा है, मान लो ये डीएनए है, इंसुलिन बनाता है, ये खुद तो रेप्लिकेट कर नहीं सकता, हम इसको किस में डाल देते हैं? हम इसको प्रॉपर वेक्टर जो है उसमें डाल दिया, प्लाज्मिड है उसमें डाल दिया, और उसमें जब हमने डाल दिया तो एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, क्या वर्ड यूज किया। और पहली बार इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहली बार उस वेक्टर को बनाना और ऐसी चीजें करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। 1972 की बातें हैं, पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। किसकी मदद से? सैल्मोनेला टाइफी, इसके प्लाज्मिड में हमने नया डीएनए डाला था। तो दोनों बातों को याद कर लें, पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनाया गया था, पहली चीज। दूसरा, किस में, है ना, किसके प्लाज्मिड में इसको ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो हम समझते हैं, देखो मुझे अगर एक नया घर बनाना है तो व्हाट आई नीड इज सम टूल्स, है ना, मुझे कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे वो छेनी, हथौड़े, हाँ, छोटा करने के लिए, बराबर करने के लिए सीमेंट चाहिए, आई नीड वाटर, आई नीड ब्रिक्स, सब कुछ चाहिए ना। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए हमें वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस बात पर भी ध्यान दें। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहानी को समझना है ना, कहानी को समझना है। एक सेकंड, हाँ जी। अब टूल्स में हम कुछ कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे ना, टूल्स में हम कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। जैसे समझेंगे, हमको तीन चीजों पर दिमाग लगाना है। पहला, हम डीएनए को काटे कैसे। भाई मैंने डीएनए तो आइसोलेट कर लिया पूरे सेल का, लेकिन उसमें हमारा डिजायर डीएनए है, उसको कैसे काटें। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची बोलते हैं। अगर वो डीएनए निकल आया तो हम किस चीज में डालें, उसको बोलते हैं वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल में प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया तो अब हम एक कॉम्पिटेंट होस्ट जो कि रेप्लिकेट कर सके उसमें डालेंगे, जैसे कि ई कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई, पूरा नाम क्या है, एस्चेरेशिया कोलाई। तो तीन प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक डीएनए है ना, फॉर एग्जांपल बच्चों एक डीएनए है, समझना है ना,
और इसमें है ना GAATTC की बात करें, GAATTC की बात करें तो G और A के बीच में हमेशा इको R1 काटेगा। व्हाट इज इको R1? इको R1 ई कोलाई से निकाला जाने वाला एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस बात को समझे। तो ये हमेशा G और A के बीच में काटता है जब सीक्वेंस GAATTC होता है, ये वर्ड याद रखें। तो ये एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ये वर्ड समझ पा रहे हो। और याद रखेंगे किस एंजाइम की क्लास से बिलोंग करते हैं अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, अदरवाइज डोंट वरी, मैं 12th को 16 दिनों में कंप्लीट करूंगा और इस जुलाई के आखिरी तक और थोड़ा सा अगस्त लगा दूंगा 2-4, तो हमारा क्या खत्म हो जाएगा कंप्लीट जो अपना ये है 12th क्लास, और फिर पूरी 11th हम कंप्लीट कर रहे होंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को हम पहले खत्म करें, ठीक है ना। कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। तो यहां पर न्यूक्लियस बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया गया वो है यहां पर, ठीक, एक चीज। अच्छा जी, अगली बात, ये जो न्यूक्लियस वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सबसे पहले 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोकने के लिए। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो ई कोलाई के अंदर घुस जाता है, जो ई कोलाई के अंदर घुस जाता है। वर्ड को याद रखें, कहानी समझें। अब ई कोलाई के जब अंदर घुस जाता है तो ई कोलाई को खा जाता है, तो ई कोलाई कैसे बचे उससे, ई कोलाई उस बैक्टीरियोफाज से बचे कैसे? तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली उसके जो है डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया टू किल अदर ऑर्गेनिजम्स डीएनए, टू फ्रेगमेंट इन, है ना, फ्रेगमेंट, मेक फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो वन एंजाइम क्या करता है, एक मेथाइलिन ग्रुप बनाता है डीएनए में, और दूसरा क्या करता है, कट कर देता है। दूसरा क्या करता है बच्चों, कट कर देता है। तो 2 काम होता है, देयर आर 2 फंक्शंस। और ऐसे कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं? 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। कितने बैक्टीरिया से निकाले गए हैं? 230 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से इसको निकाला गया, ठीक। बातों को समझें, बातों को समझें, कहानियों को समझें। अब इसमें जो नाम है इकोलाई, इको R1, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या? इको R1 में जो ई है, ई का मतलब एस्चेरेशिया, दैट इज व्हाट, जीनस। सीओ का मतलब क्या है, स्पीसीज, बिल्कुल ठीक। ये जो स्ट्रेन है ये आर स्ट्रेन है, और आर का नंबर कौन सा है, आर, देखो पूरा नाम क्या है, RY13, ये पूरा स्ट्रेन का नाम RY13, और 1 उसको दिया गया है कि किस एंजाइम से आइसोलेट किया है स्ट्रेन, ठीक है ना। तो पूरा नाम क्या हो गया, इको RY13। समझ पा रहे हो? तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इको R1, या बोलते हैं सेकेंड वर्ड ऑफ द इको R1 कम्स फ्रॉम, ऐसा ऐसा छोटा छोटा वर्ड पूछते हैं। इको R1 में आर क्या है, इको R1 में को क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, आसानी से कर लोगे तुम। अगली बात समझते हैं, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस, छोटी छोटी सी बातें। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड को, है ना, एंड से कट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं बच्चों, एंड से कट करते हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर, डन। एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, अंदर से कट करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को कट करते हैं। बिल्कुल ऐसे समझो, मैं इसको अंदर से कट करूं तो मैं क्या हूं, एंडोन्यूक्लियस। मैं इसको ऐसे कट कर दूं किनारे किनारे से सिंगल, तो उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए, दे कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। विद इन मतलब अंदर। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो ये 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एंडोन्यूक्लियस में पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम क्या था, हाइंड 2। अब ये हाइंड 2 क्या है, जैसे इको R1 था एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वैसे ही हाइंड 2 भी एक एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। नाम के फुल फॉर्म क्या है इसमें, हाइंड में H का मतलब है हीमोफीलिया, जो हीमोफिलस वाला हीमोफीलिया कॉज करता। IN का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। और D2 जो है ये उसके स्ट्रेन के नंबर दिए गए हैं, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा D2, ये वर्ड आपको याद रखना होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा D2। ये कंसेप्ट आपको टिप्स पर पता होगा, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। अगली बात,
कट डीएनए मॉलिक्यूल बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, है ना, बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक वर्ड, ऑफ 6 बेस पेयर, ऑफ व्हाट, 6 बेस पेयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइंड टू कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करके उसको कट कर देता है। जैसे इको आर1 किसको कट करता था, आपको याद होना चाहिए, GAATTC, और यहां से कट करता था। 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है जिसमें GA के बीच में कट करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इको आर। वैसे हाइंड टू जो है वो भी 6 बेस पेयर को सीक्वेंस करके कट करता है। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, और उसको बोलते हैं क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस की 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और ये हमेशा उल्टा सीधा सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये उसी डीएनए को कट करेगा जो उल्टे सीधे सेम होते हैं, जैसे GAATTC 5 प्राइम 3 प्राइम मान लो, और ये 3 प्राइम में क्या है, GAATTC 5 प्राइम। बातों को समझेंगे आसान तरीके से, है ना। तो ये यहां भी कट करेगा और यहां भी कट करेगा। तो देखो इधर से भी पढ़ो GAATTC तो सेम है 5 to 3, इधर भी 5 to 3 पढ़ेंगे तो हमेशा सेम है GAATTC। तो ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए कि एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको यहां पर देखो, जैसे इको आर1 का दिया ना, GAATTC और GAATTC, तो ये GA के बीच में ही कट करता है। ये सारों के 3-4 के सीक्वेंस दे रखे हैं, आपको याद होने चाहिए। 3-4 के बच्चों सीक्वेंस दे रखे हैं, आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वो थोड़ा सा साइड में हटकर काटता है जो ओरिजिनल स्टिकी एंड है। ये बेसिक चीजें दे रखी हैं, और इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, क्योंकि स्टिकी एंड दोबारा से जुड़ सकते हैं ना, इस बात को समझो। ऐसे कट किया, ठीक, तो यहां से जो सीक्वेंस बनकर आया वो कल को दोबारा जुड़ सके, उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। और जो नहीं जुड़ सकते उनको बोलते हैं ब्लंट एंड। वो तुम्हारा सिलेबस नहीं है। अभी तक की बातें किसको किसको समझ में आ रही हैं? अभी तक की बातें कितने बच्चों को समझ में आ रही हैं प्रॉपर? हाँ जी, जल्दी बताएं। अच्छा जी, अगली बात, स्टिकीनेस फैसिलिटेट एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, ठीक है ना, ध्यान से समझना। क्या डीएनए लाइगेज की बात कर, क्या होता है डीएनए लाइगेज, इस बात को याद कर लो, क्विक फॉर्म में समझ लो। डीएनए लाइगेज इज नथिंग, जो डीएनए को जो जोड़े उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज, बात खत्म। जो डीएनए को जोड़े उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज, इस वर्ड को याद रखेंगे बस, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी है। अच्छा, वेक्टर में क्या था, वो तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। वेक्टर में क्या है, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे डीएनए जो एक से दूसरे में ट्रांसफर करने में हेल्प करे, उनको बोलते हैं क्या, स्पेशली उनके लिए नाम क्या है, वेक्टर, जो डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करें, जैसे कि प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफाज में भी आप अपना डीएनए डाल दोगे तो वो ट्रांसफर कर देगा जहां चाहिए आप, है ना, किसी भी बैक्टीरिया में। तो दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर। जैसे प्लाज्मिड की बात करें, ये वाला, ये क्या होता है, ऑटोनॉमसली, मतलब अपने आप, रेप्लिकेटिंग, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, मतलब क्रोमोजोमल डीएनए जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, है ना। सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल, 1 to 2 कॉपीज पर सेल, एक, और कुछ के पास 15 से 100 कॉपीज तक भी हो जाती हैं, 15 से 100 कॉपीज भी होती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज, समझने वाली चीज। अब और अच्छी चीज क्या है यहां पर, और बेहतरीन चीज क्या है, कि बैक्टीरियोफाज जो है इसका हाई कॉपी नंबर होता है ना, मतलब एक सेल में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियोफाज बन जाएंगे, तो जितने ज्यादा मल्टीप्लाई करके बनाते हैं उनको बोलते हैं कॉपी नंबर। उनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉपी नंबर। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। इसके बेसिस पर जो जितना ज्यादा कॉपी नंबर है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और एक वेक्टर जो है, इस बात को समझना, कि जो प्लाज्मिड है और इन सब, एक वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर की, ये हम समझने वाले हैं। यही आज का आखिरी का टॉपिक रखेंगे, एक वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बच्चों, है ना। समझ पा रहे हैं अभी तक? तो आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है ना, आपके सामने जो बच्चों डायग्राम दिया हुआ है सिंपल, वो डायग्राम एग्जैक्टली क्या है,
हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है एग्जैक्टली क्या है। ये एक डीएनए है एक्चुअली, ऐसे 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 लपेटा हुआ सर्कुलर डीएनए है। लेकिन कोई एक लंबी चीज है तो चलो यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया। ये कहां से शुरू हो कहां खत्म हो, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं ओराई। ओराई का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहला पॉइंट याद रखें। ये है क्या? इकोलाई जो है ना, एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर का प्लाज्मिड है और उसका नाम क्या है, और ये आर्टिफिशियली बनाया गया था PBr322। ये क्या होता है? प्लाज्मिड ऑफ बोलिवर एंड रोड्रिग्स। दो साइंटिस्ट थे, बोलिवर एंड रोड्रिग्स, उनका बनाया हुआ प्लाज्मिड नंबर 322, ऐसे याद कर लो। नहीं तो PBr322 ये वर्ड याद रखें। इस प्लाज्मिड का नाम है आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये बाहर बाहर क्या है आपको देखकर समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। मतलब अगर मुझे इस प्लाज्मिड को कट करके मुझे अपना डीएनए डालना है, ये वाला डीएनए मुझे यहां लगाना है मान लो, ठीक है, तो मुझे इस जगह लगाने के लिए 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करना होगा। कहने का मतलब ये, इस जगह पर बाम H1 लगाना पड़ेगा, इस जगह पर साल 1 लगाना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक छोटा डीएनए है तो मुझे यहां लगाना है, तो मुझे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाना पड़ेगा? जाना पहचाना है आपका EcoR1। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन साइट जहां पर इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम कट कर सकते हैं और डीएनए वहां लगा सकते हैं। ये बात समझ पा रहे? एक बात तो ये कहानी आपको समझ में आ रही? तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिस्ट्रिक्शन साइट फाउंड इन PBr322। वर्ड को याद रखना होगा। यहां 8 ये नहीं दे रखा, कहानियां समझ पा रहे हो? तो टोटल 8 है। अच्छा, ये अंदर वाले क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटीबायोटिक्स रिलीज करे और आसपास के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, लेकिन वो जिंदा रहे, क्योंकि उसके खुद के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो। वही जो सेक्रेट कर रहा है उससे खुद ना मरे, बाकी मरे। इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना, है ना। और इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं, कौन कौन सी? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये वर्ड याद रखेंगे, क्या क्या? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक। बात को ध्यान से सुनना। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब बात करते हैं रोप की, ROP। ये क्या होता है बच्चे? प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। इस प्रोटीन की वजह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, बस यही तो है इसके अंदर का मामला साहब। दे हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लोनिंग साइट मतलब कहां कहां रिस्ट्रिक्शन साइट है, इसी को क्या बोल सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल, है ना, इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये छोटी छोटी बातें आपको याद, बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो। बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल क्लियर फॉर्म में यस और नो, तो काम बन जाए। और क्या? सेलेक्टेबल मार्कर। और क्या? सेलेक्टेबल मार्कर। कंसेप्ट को समझना है, आसान समझना है ना। किसी को कोई दुख है, दर्द है तो परेशानी बताएगा मुझे, ठीक है। डन है, डन है, डन। अब जब यहां पर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो हम शुरुआत करते हैं। सीक्वेंस और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको बता दिया। यहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है ना। ये चीजें
और इस बात को समझना, जब भी मुझे कोई नया डीएनए अटैच करना होता है तो कहां पर अटैच करेंगे? ओराई पर। टू कंट्रोल द कॉपी नंबर लिंक्ड, है ना, ऑफ लिंक्ड डीएनए ऑफ गेटिंग मेनी कॉपीज, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। कॉपी नंबर मतलब वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करके ज्यादा से ज्यादा बनाए। अच्छा, ये कहानी समझ पा रहे हैं? इससे हम ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अगला वर्ड है सेलेक्टेबल मार्कर। ये क्या होता है, कैसे पता लगाएं? सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, इस बात को समझना बिल्कुल क्लियर फॉर्म में। एक बात को समझो, ये समझ गए तो मजा आ जाएगा, ये समझ गए तो बच्चों मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनना। मान लो मुझे, ध्यान से, इस जगह पर एक डीएनए लगाना हुआ, तो मैंने क्या किया, ये वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया और ये किया, और इसकी वजह से ये वाला पार्ट कट करके निकाल दिया मान लो, और इसकी जगह पर अपना डीएनए लगा दिया। देखो मेरा डीएनए लग गया। तो ये जब निकाला तो ये भी तो मर गया, मतलब ये भी तो जीन हट गई टेट्रासाइक्लिन की, यस, और इसमें अपना डीएनए लगा दिया। अब कैसे पता लगाएंगे कि वो सच में डीएनए मेरा वहां पर लग गया है? तो मैं जैसे ही इस वाले इकोलाई पर टेट्रासाइक्लिन डालूंगा, ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन की जीन अब नहीं है, पहले थी, क्योंकि उस वाले जीन को तो मैंने निकाल कर अपना लगाया है। इससे हम मार्क कर पाते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा चेंज हो गया है, कौन सा नहीं हो पाया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज। और एम्पिसिलिन डालेंगे तो जिंदा रहेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो जिंदा नहीं रहेगा। ये बात समझ, तो यही तो बेसिक चीज है, यही तो बेसिक चीज है कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, इनकोडिंग रेजिस्टेंट ऑफ एंटीबॉडी, जैसे एम्पिसिलिन है ना, ये कुछ टेट्रासाइक्लिन क्या नाम है, तो ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो हैं, इनके अगेंस्ट अगर वो ग्रो कर जाता है तब तो इसका मतलब वो नहीं गया, और अगर ग्रो नहीं करता मतलब वो एरिया कट चुका है, मतलब उसके अंदर नई जीन लग चुकी है। ये छोटी छोटी बातें। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टीज के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर। नॉर्मल इकोलाई हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। ये छोटी छोटी बात। क्लोनिंग साइट आपको बता ही दी, दीज आर दी क्लोनिंग साइट्स, ये सारे, है ना, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको समझा दी गई, क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं। अब एक और नया वर्ड जो बच्चों को परेशान करता है, इंजर्शन इनएक्टिवेशन। मैंने एक पार्ट से क्या किया, कुछ निकाल दिया और उसमें कुछ नया लगा दिया, कुछ निकालने के बाद कुछ नया लगा दिया। ये बात समझना। तो जब कुछ निकाल दिया है, इस बात को समझेंगे, तो वो अब ट्रांसफॉर्म, उसकी जगह नया लगा दिया, तो अब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। और क्या वो प्रॉपर ग्रो कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर? इसको आप कलर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एग्जांपल लूंगा, है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फॉर्म, है ना, ये चलो वो तो ठीक है। अगर मान लो मैंने एक जीन निकाली, और जीन कौन सी थी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। मान लो ये है, और इसके अंदर ये वाली जीन कौन सी थी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। और मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। पहले ये क्या था? ब्लू कलर शो करता था, और जब इसको निकाल दिया तो अब ये ट्रांसपेरेंट कलर शो करता है। अब ये क्या शो करता है? ट्रांसपेरेंट कलर शो करता है। तो देखो, कलर के बेसिस पर भी मैं बता दूंगा कि जी कई बार ऐसा होता है कि कई जीन कलर प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं इंजर्शन इनएक्टिवेशन की बात करते हैं। इंजर्शन इनएक्टिवेशन, कुछ इंसर्ट किया जिसकी वजह से कोई चीज, कोई कलर इनएक्टिवेट हो गया, उसको बोला इंजर्शन इनएक्टिवेशन। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर वो जीन नहीं गई। और ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर वो जीन प्रॉपर चली गई। ये बात समझ पा रहे हो? तो यही दोनों बेसिक चीजें हैं, और इसके बेसिस पर हमने पेट्री प्लेट ग्रो किया और देखा कि कौन ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, ग्रो कर रहे हैं मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, और ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गए। यही तो बेसिक चीजें यहां दे रखी। दैट्स इट। यही कुछ बेसिक कहानियां हैं जो आपको स्पेशली समझनी थी बच्चों, छोटी छोटी चीजें। जैसे मैंने बोला ना, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात है ना, इसकी वजह से, है ना, क्या होगा? इंसर्ट जो करते हैं इनएक्टिवेट हो जाएगा उसका कलर प्रोडक्शन, और इसकी वजह से, है ना, वो कोई कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। अदरवाइज वो ब्लू कॉलोनीज, इफ प्लाज्मिड और इन बैक्टीरिया हैव नो इंसर्शन, तो इसके पास ब्लू कलर हो जाएगा। और अगर नॉर्मल है तो वो देखो ट्रांसपेरेंट कलर शो कर रहा है। देखो इस तरह की कॉलोनीज बनती है, ब्लू एंड व्हाइट कॉलर। इंसर्शन इनएक्टिवेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब एक दो बातें बस सुन लो, समझ लो, बस फाइनल खत्म करते हैं इसको। क्या कि जब भी
क्या हम बैक्टीरिया में ही डीएनए डाल सकते हैं? नहीं, हम प्लांट में भी डाल सकते हैं। अगर मुझे कोई डीएनए प्लांट में डालना है तो हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? एग्रोबैक्टीरिया, अभी डाइकॉट प्लांट के लिए यूज करते हैं। और अगर ह्यूमन में डालना है तो, है ना, रेट्रोवायरस। तो ये वर्ड याद रखेंगे, 2-3 कीवर्ड्स हैं जो आपको स्पेशली याद रखने हैं। एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है उसका नाम क्या था? टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए है उसको बोलते हैं टी डीएनए। क्या वर्ड यूज किया? टी डीएनए। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपको समझ में आनी चाहिए। टीआई का मतलब क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्या वर्ड यूज किया? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर कॉज कर सकता है, गॉल फॉर्मेशन कर देता है। कई बार आपने प्लांट में देखा होगा एक्स्ट्रा ऐसे इस तरह की चीजें ग्रो कर जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। उसी तरह रेट्रोवायरस एनिमल्स में डीएनए ट्रांसफर करने के लिए एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं। फाइनली हमने कॉम्पिटेंट होस्ट में डाला, वो डीएनए तो आइसोलेट कर लिया, वेक्टर में भी डाल दिया। अब होस्ट में कैसे डालें? क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और आपका जो सेल है उसके चारों तरफ तो लिपिड है ना, और लिपिड एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। तो कैसे डालें? तो हमको उसमें टेम्परेचर ऐड करना पड़ता है, हीट शॉक मेथड बोलते हैं उसको। 42 डिग्री पर हीट करना पड़ता है। उससे क्या होता है? उसके पोर्स खुल जाते हैं और उसके अंदर डीएनए चला जाता है और उसको दोबारा से हम आइस पे रख देते हैं। इस तरह से हीट शॉक मेथड कंप्लीट होता है। कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं। एक और मेथड है ट्रांसफर करने का, हम सेल में डायरेक्ट, ये एनिमल सेल के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर एनिमल सेल। माइक्रो इंजेक्शन, किसी जीन को अगर डालना है मुझे तो मैं डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू डाल दूंगा, इसके अलग इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। एक है बायोलिस्टिक्स, ये ओनली फॉर प्लांट, ओनली सुटेबल फॉर प्लांट। इसमें हम जीन को टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल पर फिट कर देते हैं और उस पार्टिकल को उठा के मारते हैं, इस गन से खट से मारते हैं और वो सीधे जाती, और ये वो जो है उसमें स्क्रीन पर दिखता रहता है, माइक्रोस्कोप लगे होते हैं, स्क्रीन पर दिखता है कि कहां पर न्यूक्लियस है, डायरेक्ट वहां पर अटैक करे। गोल्ड तो डाइजेस्ट होता नहीं, गोल्ड को वो बाहर कर देगा और उसका जीन अपने अंदर डाल लेगा। तो सेल आर बम्बार्ड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट। एनिमल में कर सकते हैं बट वो आर पार वाली बात है, जब माइक्रो इंजेक्शन से हो सकता है तो इसको क्या बोलते हैं? जीन गन, या दूसरा नाम क्या है? बायोलिस्टिक्स, पूछा जाता है कई बार। और ये डिसार्म्ड पैथोजन का मतलब क्या? रेट्रोवायरस है, कैसे डीएनए ट्रांसफर, या फिर टीआई प्लाज्मिड है, किसी भी मेथड से। बेसिक चीजें हैं, कहानियां बहुत सिंपल सी हैं, ध्यान से समझेंगे। हमने अभी तक कुछ बेसिक्स समझे थे, हमने बच्चों अभी तक कुछ बेसिक समझे थे, राइट? तो हमने बेसिक चीजें समझी थी, है ना, हमने बेसिक चीजें समझी थी। और उस बेसिक में हमको ये भी समझना था स्पेशली कि टूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। वेक्टर थे, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बेसिक है और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक। एक बात, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि आप इन सब में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल है। अब उसको करेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं एक इमेजिनरी कहानी फिर से तुम्हारे लिए बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, काम तुम्हारा बन जाएगा। होता क्या है ना, होता क्या है ये भी समझते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि डीएनए कौन सा चाहिए हमें। पैंक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल के डीएनए को निकालना है, एंड दैट बीटा सेल का डीएनए इज डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को निकाल रहे हों, है ना, पहला काम। वो पूरी डीएनए में से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन वाला कौन सा है उसको कट करना है। और कट करने के लिए आपको मैंने एक मॉलिक्यूलर सीजर का नाम बताया था, उसका नाम क्या है? RE, है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या वर्ड यूज किया बच्चों? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बहुत ही आसान, सिंपल, इजी, कंसेप्ट को समझे। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। जो डिजायर्ड डीएनए निकाला उसका अमाउंट बढ़ाना है, क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा है, तो उसके अमाउंट को बढ़ाएंगे
पीसीआर का इस्तेमाल करके, पीसीआर एक मशीन होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में भी समझेंगे। और कैसे ये एक डीएनए को, मान लो एक डीएनए बहुत छोटा सा है, दिख नहीं रहा है, मान लो मैंने इसकी 10 लाख कॉपीज बना दी यहीं पर, इमेजिन कर पा रहे हो, तो उसका अमाउंट थिक हो जाएगा, मोटा दिखेगा, आप यूं समझ लो। इस तरह से हम उसी सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, है ना, उसी सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। बातों को समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक, एक। अच्छा जी, अगली बात, जैसे ही उस एम्पलीफाइड कंटेंट को निकाला, हम इंसर्ट कर देंगे उस डीएनए को, है ना, उस डिजायर डीएनए को किसमें? होस्ट में, होस्ट नहीं ना, होस्ट में। भाई हमें पता चल गया ना कि ये इंसुलिन है, उसका अमाउंट भी एम्पलीफाई कर लिया, बढ़ा दिया। अब उसको डाल दिया होस्ट सेल में, और होस्ट में डालने के लिए हम यहां पर पढ़ेंगे क्या? वेक्टर के बारे में। और वेक्टर में भी जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मिड के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्लाज्मिड के बारे में, बहुत छोटी सी बात। और इसके बाद फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है, क्योंकि हमने होस्ट में डाला तो होस्ट रेप्लिकेट करेगा ना, और जब होस्ट रेप्लिकेट कर रहा होगा, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करेगा और वो प्रोड्यूस करेगा कोई ना कोई प्रोडक्ट, है ना, प्रोड्यूस करेगा कोई ना कोई प्रोडक्ट। बातों को समझेंगे, ठीक। तो जब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, ध्यान से, तो फिर जब प्रोडक्ट निकल गया तो उसको प्यूरिफाई करना, उसको सफाई करना, आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, फाइनल पैकेजिंग करना, मार्केट में सेल करना उस प्रोडक्ट को। मान लो इंसुलिन बना दिया, इस पूरे प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये 6 स्टेप हैं जिसको हम कलेक्टिवली बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। क्या वर्ड यूज किया? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, स्मिथ है, कनक है, किशन है, अभिषेक है, सूर्या है ना, तो कुछ बच्चे भी हैं। क्या अभी तक कोई कंफ्यूजन? छोटे छोटे स्टेप वाइज चीजों को समझेंगे, हर एक को समझ लेंगे, यही चैप्टर है। बात आखिरी टॉपिक हमारा बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके खत्म। सबसे पहले बात करते हैं, हमें इस चीज को समझना होगा बहुत ही ध्यान से कि हम जब डीएनए आइसोलेट करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम डीएनए को क्या आइसोलेट कर रहे होते हैं, तो इस डीएनए आइसोलेशन में, अब वो किस चीज का डीएनए है, इट डिपेंड्स। अगर वो बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनो, अगर वो बैक्टीरिया है तो क्या होगा, हमें समझ में आना चाहिए कि उसके सबसे बाहर सेल वॉल को रप्चर करने के लिए हमें लाइसोजाइम की जरूरत पड़ती है। अगर वो प्लांट है तो सबसे बाहर सेल वॉल को रप्चर करने, क्योंकि सेल वॉल को तो रप्चर करना ही करना पड़ेगा, सेलुलोज की जरूरत पड़ेगी। फंगस में काइटिन होता है तो काइटिनेज की जरूरत पड़ेगी, और एनिमल में इनमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी एनिमल में? डीएनए और आरएनए को डिसॉल्व करना है तो डीएनएज एंड आरएनएज, ठीक है, डीएनएज एंड आरएनएज ये एडिशनल हमें चाहिए होगा, या डीएनएज हटा दो, आरएनएज और प्रोटीएज चाहिए होगा, क्योंकि डीएनए तो आइसोलेट ही करता है। तो ये हमें स्पेशली चाहिए, और इसको डाल के हम पिस्टल एंड मोटार में इसको ऐसे ऐसे कूटेंगे। तो देखो आरएनए को कैसे रिमूव करते हैं, राइबो न्यूक्लियेज से। ये सब में एप्लीकेबल होगा, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फंगस, ठीक। प्रोटीएज चाहिए होगा ताकि सब में, ताकि प्रोटीन को डिसॉल्व करें। अब बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ आपका डीएनए, इस तरह से। और इसको डालते ही हम इसमें, इसको डाल दिया, इसके बाद हम इसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। क्या? क्या वर्ड यूज किया? चिल्ड इथेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो चिल्ड इथेनॉल है, बात को समझेंगे, चिल्ड इथेनॉल है, बातों को समझें। इसको जैसे ही डालेंगे, डीएनए ऐसे प्रेसिपिटेट बनाकर, देखो ना, ऐसे अलग से निकल आएगा, और वो ऐसा सा दिखेगा, ऐसा चिपचिपा सा सब्सटेंस। और उसको जब आप ऐसे उंगली भी डालकर निकालोगे, या पेन निकालोगे, या स्पैचुला कुछ भी यूज करोगे,
ऐसे निकालोगे तो ये क्या होगा, ऐसा सा दिख रहा होगा। इस निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों स्पूलिंग। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, स्पूलिंग। व्हाट एनसीईआरटी में लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पूलिंग? डीएनए निकालना जब वो आइसोलेट हो गया है, चिल्ड इथेनॉल से इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। सेपरेटेड डीएनए कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग प्रोसेस। क्या इतनी बातें समझ गए, है ना? इतनी बातें भी समझ गए। अगली बात, हमने जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डाला था ना, तो क्या हुआ, प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया और थ्रेड के फॉर्म में, फाइन थ्रेड के फॉर्म में निकल आया। यही तो बातें पढ़ी। एक, अब मुझे ये सबसे पहला स्टेप है कि कैसे हमने किया, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, चिल्ड इथेनॉल से हमने डिजायर्ड डीएनए निकाला। अब उसमें से उस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन को कट करना है। डीएनए इज सेपरेट थिंग और जीन इज सेपरेट थिंग, इस बात को याद रखें। तो प्यूरिफाइड डीएनए इज इंक्यूबेटेड विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने डीएनए निकाल लिया ना, डीएनए निकाल लिया। अब डीएनए निकालने के बाद, है ना, हमने डीएनए निकालने के बाद इसके अंदर क्या डाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने इसके अंदर क्या डाला बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, डीएनए को डाइजेस्ट करना। डीएनए को क्या करना बच्चों, डाइजेस्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, बिल्कुल मैं मान लू, डीएनए डाइजेस्ट करना, वेरी वेरी वेरी। अच्छा, जैसे ही डीएनए कट हो गया, अब मेरी बात को समझो, डीएनए ऐसा नहीं कि पकड़कर ऐसे रेती से उसको काटते हैं, बस बात को ध्यान से सुन लेना। टेस्ट ट्यूब में ये जो डीएनए है, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। अंदर ही टूट चुका है, हमें दिख नहीं रहा, वो अंदर ही है, दिखता भी नहीं हमें कि कहां से कटा क्या कटा। लेकिन मुझे उसको सेपरेट करना, कट तो गया ये कंफर्म है, हमें सेपरेट करना है, तो हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या वर्ड यूज किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, देखो ये वाला आपके पास एनसीईआरटी में डायग्राम, ये वाला एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, ध्यान से सुनना। एक जेल लेते हैं, मतलब एक ऐसा सा असेंबली होता है, देख रहे हो ना, प्लेट सा, जैसे थाली गोल होती, अगर ऐसे ट्रांसपेरेंट थाली हो ग्लास की, रेक्टेंगुलर, इसमें मैं एग्रोस जेल डाल दूं। इसमें बच्चों क्या डालूं, एग्रोस जेल डाल दूं मान लो। और एग्रोस जेल डालने के बाद वो सूख जाएगा, क्योंकि जिसमें जो अगार अगार है वो सॉलिडिफाइंग एजेंट है। और इसके बाद, है ना, इसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे वेल्स क्रिएट करते हैं। वेल्स क्या होते हैं, वेल्स मतलब गड्ढे, है ना। और इसको मैं इस असेंबली में डालकर इसमें करंट फ्लो करता हूं, क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो इधर नेगेटिव चार्ज किया और इधर पॉजिटिव चार्ज किया। बात को समझेंगे, इधर नेगेटिवली चार्ज और इधर पॉजिटिवली चार्ज। और डीएनए को जब इधर डाला तो डीएनए अट्रैक्ट करेगा किसके साइड में, पॉजिटिव के साइड में। तो ये मान लो 4 टुकड़ों में टूट गया। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक डीएनए था, उसका ओरिजिनल सीक्वेंस क्या था, ATTGGCCA, ठीक है, समझना। अगर इसको यहां से और यहां से कट कर दिया, है ना, या ऐसा समझ लो, इधर क्यों नहीं आ रहा है, अगर मैंने इसको यहां से, है ना, और यहां से कट कर दिया 2 टुकड़े, तो इसके कितने टुकड़े बनेंगे, या चलो एक ही टुकड़ा बनाते हैं, है ना। तो इसके कितने बेस पेयर बनेंगे, कितने टुकड़े बनेंगे, 2। एक 2 बेस पेयर का जो छोटा है वो आगे चला जाएगा, जो हैवी है 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर का पीछे रह जाएगा। एक दूसरा, ध्यान से सुनना, AGGATCCCC, तो ये 80 के बीच में ही काट रहा है, तो ये कितना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो जो दूसरा वाला यहां डीएनए डालेंगे, यहां 2 है, ये 4 और ये 5। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका वही स्ट्रैंड 2 धागा बनाएगा अलग, क्योंकि ये सीक्वेंस है ना, जैसे स्केल होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर।
किस स्केल के सामने है? अच्छा, मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर जीन जो है, ये पर्टिकुलर कोडॉन का सीक्वेंस है, दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो 6 बेस पेयर का कौन सा है? सिर्फ एक ही जगह तो है ना। ये सेपरेट हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर, और इसको उठाकर बाहर निकाल लिया, इसको जेल से काट के बाहर निकाल लिया। इस तरह से हम डिजायर्ड डीएनए को ऑब्टेन कर रहे होंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान से सुन, है ना। इस कंसेप्ट को बच्चा ध्यान से सुनना, है ना। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो, हाँ या ना? तो इस तरह से हमारा जो फ्रेगमेंट था वो बाहर आ गया, इस तरह से हमारा जो फ्रेगमेंट था वो बाहर आ गया। तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के बाद डीएनए नेगेटिवली चार्ज था, और ये नीट का क्वेश्चन है आप कि डीएनए, नीट का क्वेश्चन है, डीएनए पर चार्ज कौन सा है, क्यों है? तो आपको ये चीज बिल्कुल बेसिक फॉर्म में पता होनी चाहिए। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का आयनिक फॉर्म बना लिया। तो हमेशा ये नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, और उसके साइज के बेसिस पर, है ना, जो हल्का है वो आगे भाग जाएगा और जो हैवी हो पीछे। तो देखो, हल्के चार्ज स्मॉलेस्ट इधर और लार्जेस्ट इधर है, दिख रहा है तुमको? एनसीईआरटी का डायग्राम, और इस तरह से निकाल सकते हैं। तो स्मॉलर साइज मूव फास्टर, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा आगे फर्दर जा पाएगा, है ना। तो ये बेसिक चीजें आपको यहां समझ में आनी चाहिए। अच्छा, डीएनए फ्रेगमेंट को देखने के लिए जब हम देखते हैं उसको यूवी रेज में, है ना, तो हमेशा किस कलर का दिखता है? ये डीएनए है, देखो ये दिख रहा है, ये डीएनए से, ये डीएनए, इस तरह के डीएनए दिखते हैं। तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर मिला देते हैं एक इंटरकैलेटिंग डाई, उसका नाम क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। तो बिना इसके हम डीएनए को यूवी रेज में नहीं देख सकते, है ना। तो यूवी रेज में देखने के लिए किस डाई का इस्तेमाल होता है? कल को ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चों आपको क्या लिखना पड़ेगा, है ना? इथिडियम ब्रोमाइड। क्या वर्ड यूज किया? इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड की बात है। एक बात, अच्छा, डीएनए बैंड जैसे ही वो होगा, हम उसको जेल से कट कर लेंगे। उस कट करने के प्रोसेस को इल्यूजन बोलते हैं। तो इसका मतलब उसमें से हमारा डिजायर डीएनए आ गया, हमने इसमें से कट किया, इसमें डाला, इसको प्योरीफाई किया, और फाइनली उस डीएनए को हमने वेक्टर में डाल दिया, और जिसकी वजह से वो जो प्लाज्मिड बना वो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या वर्ड यूज किया? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये इंपॉर्टेंट है, चीजों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिस्टमैटिक याद करोगे तो काम बन जाएगा। नाउ द थिंग इज, जैसे ही उस डीएनए को निकाल दिया, अब उस डीएनए का अमाउंट बढ़ाना है ना, मुझे अमाउंट बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना पड़ेगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? एक डीएनए को पहले हीट कर लिया, हीट करने से ये 2 धागों में टूट गया भाई, इसके बॉन्ड। अब ये जो अलग अलग धागा है, इसमें प्राइमर ऐड किया, ठीक, प्राइमर ऐड किया, और फिर फाइनली एक से जो प्राइमर जुड़े हुए थे, है ना, फर्दर आगे बढ़ाते गए। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, ऐसे करके 1 बिलियन कॉपी, 100 करोड़ होता है 1 बिलियन में, इस बात को याद रखेंगे, 1 बिलियन कॉपी बना लेंगे। तो इस प्रोसेस में डीएनए 2 धागों में टूट गया, इसको बोलते हैं क्या? डीनेचुरेशन। उसमें प्राइमर ऐड किया, उसको बोलते हैं एनिलीनिंग, और उसको फर्दर एक्सटेंड किया, उसको बोलते हैं क्या? एक्सटेंशन। ये वर्ड याद रखें, बेसिक चीजें। तो कहानियां मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें से प्राइमर ऐड करते हैं, 2 सेट चाहिए ना, एक ऊपर एक नीचे, और डीएनए पॉलीमरेज चाहिए ताकि वो पूरा पॉलीमराइजेशन कर पाए। अब जो प्राइमर है वो क्या है? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड समझते हो ना सारे बच्चे, क्यू न्यूक्लियोटाइड, ATGC, उसका
तो ये प्राइमर हमेशा आरएनए से बने होते हैं, तो और कुछ सीक्वेंस से बने होते हैं, कुछ नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पीसीआर में 3 स्टेप, पहला डीनेचुरेशन, एनिलिनिंग और एक्सटिंक्शन। देख रहे हो, डीनेचुरेशन में इसको हीट किया, ये वाला धागा जो है ना, ये वाला धागा, इसको हीट किया, जिसकी वजह से 2 धागों में टूट गया, एक और ये दूसरा धागा। फिर एनिलिनिंग में क्या करते हैं, इसमें प्राइमर ऐड करते हैं, ये देखो इधर ऐड किया था, ठीक। फिर इसमें डीएनए पॉलीमरेज लगाया, जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो गया, मतलब ये फर्दर बढ़ गया इधर और ये फर्दर बढ़ गया इधर, इससे 2 धागे बन गए। ऐसे 30 साइकिल कर दो तो कितने बन जाएंगे, मोर देन 1 बिलियन। तो यही तो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक ही डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना इज कॉल्ड एज पीसीआर, इज कॉल्ड एज बच्चों क्या, पीसीआर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक प्रॉब्लम आती है, इन सब पर अपना अपना टेम्परेचर लागू होता है। जैसे डीनेचुरेशन है तो 94 डिग्री सेल्सियस जब देते हैं तब वो 2 धागों में टूट रहा होता है एक बार, और हर स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम होगा। एनिलिनिंग में 2 प्राइमर ऐड किया, तो ये जो 94 है इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन किया, 54 पर 2 प्राइमर दोनों साइड में ऐड किया और काम बन गया, है ना? बातें समझ पा रहे? And in addition of nucleotide to the primer using thermostable DNA polymerase called as Taq polymerase। इतने हाई टेम्परेचर पर कोई डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक प्रोटीन है फंक्शन ही नहीं कर पाता। क्या बात कर रहे हैं? फंक्शन ही नहीं कर पाता। तो फंक्शन नहीं कर पाता, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अलग तरीके का पॉलीमरेज यूज करेंगे जो हाई टेम्परेचर पर, एक ऐसा बैक्टीरिया जो गर्म पानी में भी मिलता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन के आसपास झरने होते हैं वहां का पानी एकदम उबलता हुआ होता है, लेकिन वहां पर भी बैक्टीरिया ग्रो करता है इतने हाई टेम्परेचर पर। अगर मैं उसका पॉलीमरेज लाऊं तो उसके अंदर एबिलिटी है जो हाई टेम्परेचर पर भी ब्रेक नहीं होता। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस का लिया टी और एक्वेटिकस का लिखा AQ। थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज उसका नाम क्या रखा? टैक पॉलीमरेज। क्या रखा नाम? टैक पॉलीमरेज। इसको इस्तेमाल करते हैं पीसीआर में, बहुत महंगा आता है और इसकी 1 बिलियन कॉपीज बनाते हैं, अमाउंट एम्पलीफाई हो गया, बढ़ गया। और पीसीआर जब हमने किया तो उससे क्या हुआ? अमाउंट बढ़ गया, सारी चीजें। अब उस डीएनए को हम किसमें? होस्ट में डाल देंगे। अब उस डीएनए को बच्चों हम कैसे, कहां डालेंगे? होस्ट में डालेंगे। इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। पीसीआर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड्स कि हमने कितनी साइकिल पर लगा रखा है। नॉर्मली 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में काम हो जाता है। नॉर्मली 2-2.5 घंटे के भी पीसीआर लगाते हैं हम लोग लैब में, बट 1.5 घंटे 1.25 घंटे इतना नॉर्मल टाइम लगता ही लगता है इस पूरी 30 साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है ना? ये बेसिक चीजें हैं जो आपको नॉलेज समझ में आनी चाहिए। हमने वो डीएनए निकाल लिया, एम्पलीफाइड है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। अब उसको मैं वेक्टर में डाल दूंगा और वेक्टर के थ्रू फर्दर सेल, होस्ट सेल में डाल दूंगा। कैसे डालना है वो हमें समझना है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना वो रिकॉम्बिनेंट वाले सारी चीजें, तो कैसे ग्रो करते हैं डिजायरेबल के अंदर, वो कुछ बेसिक चीजें हैं कि हम उसके अंदर कहानियां कैसे करें। काम की चीज बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मेथड्स होते हैं, मैं तुमको कहाँ सिखाऊं? हाँ, यहां दिखाता हूं। हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत क्लियर फॉर्म में समझें। हमारे पास 3 मेथड हैं होस्ट में डालने के। पहला फिजिकल मेथड, हालांकि कल बता ही दिया था। दूसरा केमिकल मेथड, और तीसरा बायोलॉजिकल मेथड। अब फिजिकल में हमने क्या किया जी, उसको इंजेक्शन, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, ये सब डाले इसकी थ्रू। जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? केमिकल में हम क्या करते हैं कि कैल्शियम आयन जो डाईवैलेंट कैटायंस हैं उसमें इसको डालते हैं, जिससे इसके पोर्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इसको हीट शॉक देते हैं ताकि वो खुल जाए, फिर तुरंत इसको आइस में रख देते हैं। कैल्शियम जैसे डाईवैलेंट है ना, ऐसों में रखते हैं पहले। फिर साथ में क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से।
फिर इसको हीट शॉक देते हैं ताकि सडन वो पोर्स ओपन हो जाए, हीट शॉक, है ना। और हीट शॉक के बाद क्या करते हैं इस बात को भी समझेंगे। इसको सडनली आइस में रखते हैं, आइस में रखते हैं, मेरी बात को समझें, छोटी छोटी चीजें, तीन चीजें। इससे क्या होगा, डीएनए अंदर चला, केमिकल यूज हुआ इसलिए इसको, है? और बायोलॉजिकल में आप रेट्रोवायरस, टीआई प्लाज्मिड ये सब यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड और ये सब चीजें। क्या कहानियां समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी? क्या बच्चों कहानियां समझ में आ रही हैं? छोटी छोटी बातें। इससे क्या होता है, हम अपना डिजायरेबल जो भी प्रोडक्ट है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है प्रॉब्लम, हम थोड़े अमाउंट में इसको एक पेट्री प्लेट में बना रहे होते हैं, लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए वी नीड बायोरिएक्टर। वी नीड व्हाट? बायोरिएक्टर। अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, अगर एनारोबिकली बना रहे हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कल को? फर्मेंटर। लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो लिविंग सब्सटेंस है उसको कुछ बना रहे हैं तो बायोरिएक्टर, है ना। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एंजाइम, ये सब चीजें बनाते हैं तो बायोरिएक्टर में बनाते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर की अमाउंट कितना होता है? 100 से 1000 लीटर, 10-10 हजार लीटर के भी होते हैं ये, ठीक है। और इस बात को समझना, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन इसमें डेवलप करते हैं, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर उस बैक्टीरिया के लिए क्या होना चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए, कितना सबस्ट्रेट डालना चाहिए, कितना सॉल्ट और विटामिन डालना चाहिए, कितने ऑक्सीजन्स होने चाहिए, इस तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं। और ये दोनों आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी में प्रॉपरली गिवन है। एक को बोलते हैं सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या वर्ड यूज किया? स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। बात को समझेंगे, बहुत आसान है। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर का मतलब क्या हुआ? स्टीयरिंग हो रही है, यहां पर एक रोटर टाइप में है, स्टीयरिंग हो रही है, और जितनी भी चीजें उसको मिक्स कर रहा, जो भी सबस्ट्रेट है उसको मिक्स करेगा। इसमें आप ध्यान दें तो एक मोटर है, कई बार बायोलॉजिकल प्रोसेस में झाग बनता है, फोम, तो फोम ब्रेकर है, मतलब फोम को खत्म करेगा, वरना झाग से प्रोसेस वीक हो जाता है, कम हो जाता है। इंपेलर का मतलब वही जो ब्लेड लगी होती है जो इधर से उधर मिक्स करती है, फैन में ब्लेड होती है वैसे, तो ब्लेड को इंपेलर बोलते हैं। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है लिक्विड मीडिया के फॉर्म में उसको बोलते हैं ब्रोथ। नीचे से एयर भी दी जाती है ताकि उसके अंदर एरोबिक सारी चीजें हों, है ना, स्टीम वगैरह के फॉर्म में। और पीएच और एसिड कंट्रोल भी यहां पर मौजूद है, टेम्परेचर कंट्रोल भी अलग से होता है। लेकिन मोटर और इंपेलर बहुत ज्यादा है तो इसको बोलते हैं स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अच्छा, एक बाल्टी है, इस बाल्टी को हमने क्या किया, ऐसे फूका तो उसमें से बबल्स निकलेंगे, बड़ 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 करके ऐसे बबल्स निकलेंगे, तब भी तो मिक्सिंग हो रही है अच्छे से। अगर हम क्या करें, यहां पर स्प्रिंकलर्स लगे हैं, देखो ये छोटे छोटे, इसमें से बबल्स निकलते हैं, इसमें से हवा दी जाती है, हवा निकलती है एयर के फॉर्म में, और उसकी वजह से इसमें मिक्सिंग चल रही है, और गैस वगैरह के फॉर्म में मिक्सिंग चल रही है। इसको बोलते हैं स्पार्स्ड टैंक बायोरिएक्टर। जब गैसियस मिक्सिंग होती है, प्लस साथ में घूमता भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उतने इंपेलर नहीं लगे, हल्की मिक्सिंग और मैक्सिमम बबल्स, तो इसको बोलते हैं स्पार्स्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो दो तरह के बायोरिएक्टर होते हैं, और ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस कल्चर है, मतलब लगातार कल्चर मीडिया डालते जाते हैं और प्रोडक्ट निकालते जाते हैं, ठीक। एक तो ये कुछ बातें यहाँ पर सिंपल फॉर्म में है। इसमें एयर डालने वाला एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैंपलिंग पोर्ट वहां से निकाल निकाल कर देखते हैं, है ना। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। और ये आखिरी का लास्ट स्लाइड, इसमें से जब प्रोडक्ट बन गया किसी भी बायोरिएक्टर से, अगर प्रोडक्ट बन गया तो उस प्रोडक्ट को फाइनल निकाल कर पूरी तरह से सेपरेट कर लिया, फिर उसको प्यूरिफाई कर लिया, फिर उसकी टेस्टिंग कर ली। भाई प्यूरिफिकेशन के बाद टेस्टिंग की, क्या सच में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो प्रोडक्ट फंक्शनिंग है, या हमने कुछ भी निकाल लिया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। हमें तो देख के नहीं पता चलता कि इंसुलिन है या क्या है, कोई कलर तो होता नहीं। तो उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की टेस्टिंग और फिर फाइनल मार्केटिंग, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इस कंप्लीट प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बेसिक चीजें हैं जो आपको बस याद रखनी है और आपका काम बन जाए, है ना। आप यूं समझे कि इस पूरे चैप्टर को आप 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ये इसकी पोटेंशियल है इस चैप्टर। तो बस मेहनत करते रहो, पॉसिबिलिटीज बनाते रहो, और ये फाइनल टेस्टिंग वगैरह यहां पर हो गई। अब से एग्जैक्टली 20 मिनट बाद आपसे मिलूंगा
फुल लेंथ टेस्ट में अब से लगभग 20 मिनट बाद फुल 11th और फुल 12th की प्रैक्टिस मैं रोज रात में 10 बजे करा रहा हूँ। 10 बजे फुल 11th और फुल 12th की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ रात में 10 बजे। चुपचाप आ जाना। हालांकि 2 लिंक आपको भेजूंगा, एक 10 बजे और एक 10:30 बजे। इसमें फुल लेंथ 11th कराऊंगा, इसमें फुल लेंथ 12th कराऊंगा। रात की बात कर रहा हूं, 10 बजे। पूरी तरह से फ्री टेस्ट है। कभी तुमसे कोड मांग ले कि किस कोड के थ्रू, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो डाउनलोड किया है तुमने या नहीं किया तो कर लेना। उसमें नीट यूजी टारगेट में जाके मेरा नाम सेलेक्ट सर्च कर लेना, या देखो नीचे चार्ट जहां करो ना, उसमें सबसे ऊपर जो हाईलाइटेड पिंड पोस्ट है उसमें मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी का। तुरंत जाओ उस पर क्लिक करो, अभी के अभी क्लिक करो। क्लिक करते ही तुम मेरी प्रोफाइल पर पहुंच जाओगे। और अगर डाउनलोड नहीं किया है ऐप तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे डाउनलोड करके बेसिक अपडेट वगैरह डालोगे, नाम वगैरह, क्या टारगेट है तुम्हारा पढ़ने का, नीट यूजी टारगेट डालना है, तो तुमको रोज रात में फुल लेंथ के लिए मेरे पास आना है। यहाँ पर एक सुबह 7:30 बजे आना है, 7:30 है ना। यहाँ पर 2 टेस्ट हो रहे होंगे रोज। और दोपहर में मैंने तुम्हारे लिए एक और टेस्ट प्लान किया है, 1 PM एंड 1:30 PM। यहां पर 2 प्लान और किए हैं तुम्हारे लिए स्पेशली। इसको भी आपको करना हो, है ना, इसको भी आपको स्पेशली करना होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को आपको लगा कर रखना है। ये आपको देखो पिंड पोस्ट में आपको दे रखा होगा ना, ठीक है ना, पिंड पोस्ट में आपको दे रखा होगा AT सर के नाम से। तो आपको मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लेनी ताकि जितनी भी क्लासेस दिखें तुमको, है ना, जितनी भी क्लासेस मेरी दिखें तुमको वो टाइम से दिख जाए, प्रॉपर सिस्टमैटिक टाइम से दिख जाए। और तुम्हें मुझे फॉलो कर लेना यहां पर जा, ठीक। और ये अपना प्लस के सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। जो भी बच्चा प्लस लेना चाहता है पहले यहां जाएगा, AT सर कोड यूज करेगा। फीस तो ऑफ होगी होगी। एक पर्सनल मेंटोरशिप होती है मेरी, एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है टीचर का वो बहुत जरूरी है। एक होता है कि जी हम एकलव्य बने जा रहे हैं, कितने भी अच्छे हैं, बट एक होता है टीचर का जब सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो काम तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो ये कोड यूज करो, 10% तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना। बस पॉसिबिलिटीज बनाते रहो, मेहनत करते रहो। काफी लंबी क्लास लगाई हम लोगों ने, मुझे तो बहुत मजा आया, फ्रेंकली बताऊं तो मुझे काफी मजा आया, मुझे अच्छा लगा तुम लोगों के साथ में। और इसको बनाकर रखो, मेंटेन करके रखो, खूब हार्डवर्क करो। जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। क्योंकि ये मेहनत तो मैं तो बहुत कर सकता हूँ, मेरी तो हैबिट है ना, 7-8 साल हो गए। अब ये देखना है कि मेरे बच्चे यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो कितना अच्छा मेहनत कर पा रहे हैं। मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो। टेस्ट सारे देने हैं, स्पेशल क्लास में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे टेस्ट देने हैं बिना किसी गड़बड़ी के, सिक्वेंशियली। और फिजिक्स केमिस्ट्री पर खूब फोकस करते रहो, जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। गुड नाइट, बाय, मिलते हैं 10 बजे।